हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए सीटेट से रिलेटेड कुछ नए नए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इसके पहले क्लास में हमने संस्कृत और हिंदी के कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं और सारे क्वेश्चंस आपका 2024 में जो पेपर हुआ था उनसे ही है, वहीं से लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। और आप उसमें क्वेश्चन को देखे होंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, एनालिसिस करिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी से हैं, बस खाली आपको अपना अंडरस्टैंडिंग जो है उसको डेवलप करनी है बस। ठीक है, तो आप हमारा सपोर्ट बनाए रखिए, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन है इसमें है, पहले तो ये देख लीजिए कि कहाँ से लिया है। ये पेपर जो आपका मैंने आज लिया है ये पेपर 2 2024 दिसंबर का पेपर है। ठीक है, हिंदी का पेपर 2 का लैंग्वेज 1 है हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है। देखिए, प्रामाणिकता मतलब इंग्लिश में आप इसको ऑथेंटिक भी बोल सकते हैं। ठीक, वास्तविक जीवन से जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उसी को प्रामाणिक कहते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन आपका पहला कह रहा है कि वह सामग्री जो बच्चे घर से लेकर आते हैं वो आपकी प्रामाणिक होती है, या फिर अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री, अध्यापक जो अपनी कक्षा में सामग्री को लिखते हैं वो, या फिर थर्ड कह रहे हैं कि सत्तासीन लोगों द्वारा विकसित या लिखित सामग्री, फोर्थ कह रहे हैं कि जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। देखिए, जो देसी वक्ताओं के द्वारा लिखी गई चीज़ें होती हैं, ठीक, अपने लैंग्वेज में जो लिखी गई चीज़ें होती हैं, जैसे समाचार पत्रिका हो गई आपकी, ठीक, एग्जाम्पल में आपकी पत्रिका हो गई, ठीक, कोई भी जो है आपका मेन्यू हो गया, तो ये सब क्या होती हैं, ये सब आपकी ऑथेंटिक मटेरियल मतलब प्रामाणिक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। ठीक, मतलब जो वास्तविक दुनिया से ली गई हूँ, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में जो यूज़ की जाती हैं, उसको अनुभव किया जाता है, वही है आपका सामग्री की प्रामाणिकता। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों का विकास भी होता है, जैसे शब्दावली बढ़ती है, ठीक है, और आपका कौशल बढ़ता है, जो विचार कौशल है ना, सुबोपली, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सब का भी विकास होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सामग्री की प्रामाणिकता में आपका चौथा ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा, जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री, यही आपकी सामग्री की प्रामाणिकता हो जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में क्या किया जाता है, प्रत्येक ध्वनि, पहले ध्वनि पढ़ी जाती है, फिर शब्दों, फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। यह श्रवण अधिगम के लिए उपागम युक्ति में विश्वास रखती है। तो इसके पहले क्लास में भी मैंने आपको इसका क्वेश्चन आया हुआ था, संस्कृत या हिंदी किसी में आया था, तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं आपको आज एक बार एक्सप्लेन करती हूँ फिर से। इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि यह ना तो टॉप डाउन है और ना ही बॉटम अप उपागम है। सेकेंड कहते हैं कि शीर्ष अधोमुखी उपागम, टॉप डाउन। थर्ड कहते हैं कि अधो शीर्षमुखी उपागम, ठीक, अधो शीर्षमुखी उपागम, इसको आप ऊर्ध्वगामी उपागम भी बोल सकते हैं, ठीक, बॉटम अप जिसको बोलते हैं। फोर्थ कह रहे हैं कि टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों उपागम, तो ये फोर्थ तो नहीं हो सकता, इसमें दोनों तो नहीं होंगे। तो इसमें देखिए, अब देखिए इसमें होता क्या है, ये जो शीर्ष अधोमुखी उपागम होता है इसमें क्या होता है, उपागम में दो तरह के होते हैं, एक जो शीर्ष अधोमुखी एक उपागम होता है टॉप डाउन, उसमें क्या होता है कि जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं, ठीक, तो पूरे के पूरे समग्र पाठ पर ध्यान देते हैं, उसके पूरे सारांश पर,
पूरे पाठ का जो अर्थ है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है। और जो आपका अधो शीर्षमुखी उपागम ऊर्ध्वगामी उपागम होता है, इसमें क्या होता है कि हम टुकड़ पढ़ते तो पूरा है, समझाया पूरा जाता है, लेकिन टुकड़ों में। ठीक है। क्या करते हैं कि पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों में करने के बाद उसको समझाया जाता है। ठीक। इसमें देखिए क्रम क्या है। क्रम ये है कि आपका जो अधोगामी उपागम होता है, पहले ही वाला देख लीजिए, ऊर्ध्वगामी उपागम मतलब बॉटम अप वाला देख लीजिए, ऊर्ध्वगामी, इसको मतलब अधो शीर्षमुखी उपागम। इसको देखिए, इसका क्या होता है, इसमें जो है इसका क्रम जो होता है, पहले ध्वनि होती है, फिर अक्षर आता है, फिर वर्ण आता है, फिर आपका शब्द आता है, फिर आपका वाक्य आता है। ठीक है। ये आपका अधो शीर्षमुखी उपागम बॉटम अप का उदाहरण है, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद देखिए शीर्ष अधोमुखी उपागम जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका सबसे पहले वाक्य आता है, फिर शब्द आता है, फिर वर्ण आता है, फिर अक्षर आता है, फिर आपकी ध्वनि आती है। ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, पहले ध्वनि है, फिर आपका ध्वनि के बाद शब्द है, फिर वाक्य है। तो इस तरह से आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधो शीर्षमुखी उपागम बॉटम अप। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो भाषा अधिगम है उसमें सर्वांगी दक्षता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें कह रहा है कि इस बात की समझ कि सभी मनुष्यों के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्थाएं हैं, सिस्टमिक दक्षता। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। थर्ड कह रहे हैं कि इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं की एक व्याकरणिक व्यवस्था है। इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्था है। तो देखिए भाषा अधिगम क्या है। अधिगम वह है जो बच्चा अपने स्कूल में जाकर सीखता है। ठीक। सहपाठियों से, टीचर से, एक औपचारिक प्रक्रिया है ये। ठीक। अधिगम जो होती है वो एक औपचारिक प्रक्रिया होती है और अर्जन जो होती है वो अनौपचारिक होती है, वो कहीं भी सीखी जा सकती है। तो इसमें जो है सर्वांगी दक्षता क्या होगी, जब बच्चा अधिगम कर रहा है, भाषा को सीख रहा है, तो उसको क्या करेगा, उसको समझेगा और उसको प्रयोग में लाएगा, तभी उसकी सार्थकता को मतलब आंका जा सकता है, उसका सार्थक मतलब निकलेगा जब बच्चा उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग में लाएगा, अपने प्रयोग में लाएगा। तो इस तरह जो है ये जो सर्वांगी दक्षता होती है, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। भाषा क्या है, एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है। पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासियों, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, मतलब इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी असमानता है, असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक, मतलब जो लोगों का तंत्र होता है, लोगों का शासन होता है, उसको लोकतांत्रिक, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो भारत में कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि यहाँ एक पाठ्य सामग्री का कुछ कथन है। ये जो कथन दिया हुआ है इसको पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो देखिए ये एक वैज्ञानिक प्रयुक्ति तो है नहीं,
ठीक। और ये एक राजनीतिक भी नहीं है और कानूनी भी नहीं है, ये आपका सामाजिक विज्ञान, क्योंकि समाज में ये सारी परंपराएं चल रही हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें समाज में अभी भी घटित हो रही हैं। नियम बना दिया गया है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, असमानता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी है। ठीक, तो ये आपका एक सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री के चित्र देखने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है? चित्रों को समझने की क्षमता विकसित करवाना चाहती है, चित्रों के माध्यम से कहानी की मन में कल्पना करवाना चाहती है, या फिर चित्रों की सराहना करना चाहती है, या फिर पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना चाहती है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। कह रहे कि कक्षा 6 की अध्यापक है। ठीक, आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्रियों को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान, मतलब उन्होंने जो पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक, उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए वो वार्म अप गतिविधि करवा रही है कि ये चीज़ आपने पढ़ लिया है, अभी इसको देखिए। तो पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री के चित्र देखने के लिए कहती है कि मतलब वहाँ पर जो चित्र बने हुए पहले आप उसको देखो और अनुमान लगाओ कि क्या है इसमें। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना, क्या चित्रों को समझने की क्षमता नहीं, चित्र समझना तो उसको आ गया, 6 क्लास का बच्चा है ना, तो चित्रों के माध्यम से कहानी की मन में कल्पना नहीं, चित्रों की सराहना करना नहीं, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना चाहती है। मतलब वो ऐसा चाहती है कि बच्चे अनुमान लगाएं कि ये पाठ्य सामग्री में कह क्या रहा है। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा कि पाठ्य सामग्री को देखने के लिए कहती है पढ़ाना शुरू करने से पहले ही। तो मतलब वो ये चाहती है कि बच्चे अनुमान लगाएं कि उस पाठ में क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसमें कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों द्वारा हुए गए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? जो शिक्षार्थी हैं, ठीक, शिक्षार्थी हैं, इनके द्वारा जो अधिगम मतलब इन्होंने क्या सीखा, एक पूरे के पूरे साल भर में, अगर हम ऐसा इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं तो साल भर में बच्चों ने क्या किया, उन्होंने क्या सीखा, इस उदाहरण का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? इसको जहाँ रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या निदानात्मक परीक्षण होता है? नहीं, निदानात्मक परीक्षण तो अगर कुछ त्रुटि होती है तो उसको बताने के लिए होता है। सतत सार रिपोर्टफोलियो सार, सतत सार गर्भित आकलन, निपुणता आकलन। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की, क्या पूरे साल का रिकॉर्ड रखा जाता है, उन्होंने उनकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया रही है, उनका जो सतत विकास है वो किस तरह से हो रहा है। ठीक, और लास्ट में साल के अंत में फिर उसको देखा जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है कि बच्चे में क्या ग्रोथ हो रही है, कहाँ उनको परेशानी हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक, ये सब चीज़ें, तो ये सारे रिकॉर्ड जहाँ एक जगह रखे जाते हैं उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। ठीक है, उनके अधिगम का पूरा ब्यौरा रखा जाता है। निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील कौशलों के रूप में जाना जाएगा? पठन और श्रवण, श्रवण और लेखन, पठन और बोलना, बोलना और लेखन। तो देखिए इनमें से जो ग्रहणशील कौशल हैं वो आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन श्रवण और पठन। सुन रहे हैं ना, तो सुन रहे हैं तो क्या उसको ग्रहण कर रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो भी ग्रहण कर रहे हैं। ठीक, सुनने के बाद क्या कर रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, अपने मन में उसको उतार रहे हैं। ठीक, तो ये आपका श्रवण में आ जाएगा। सुनने और अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो भी आप ग्रहण करते हैं, तो ये आपका जो है ग्रहणशील कौशल के अंतर्गत आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेरणा की बात की जा रही है कि बहुत से जो है लोग हैं जो बाहर चले जाते हैं, विदेश जा रहे हैं और वहाँ जो है पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, वहाँ की भाषा जो है वो सीख लेते हैं। तो ये क्या कही जाती है। तो देखिए प्रेरणा, हम इसका एक बार ऑप्शन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि यह ना तो यांत्रिक है और ना ही समाकलनात्मक है। सेकंड कहते हैं कि यह समाकलनात्मक और यांत्रिक दोनों प्रकार की प्रेरणा है। थर्ड कहते हैं कि समाकलनात्मक प्रेरणा। फिर फोर्थ कहते हैं यांत्रिक प्रेरणा। देखिए प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक प्रेरणा होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, और एक समाकलनात्मक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो यांत्रिक प्रेरणा क्या होती है, जिसमें जो बाहरी कारक होते हैं उन पर निर्भर करती है ये। ठीक, जैसे कि पुरस्कार हो गया, मान्यता हो गई, दंड हो गया। ठीक, एक बच्चा जो है अगर वो रोता है, किसी खिलौने के लिए रो रहा है, ठीक है, तो उसको पता है कि उसकी माँ जो है या फिर दूध के लिए रो रहा है, उसको भूख लगी है, उसको दूध पीने के लिए रो रहा है, तो उसको पता है कि उसकी माँ जो है अगर वो रोएगी तो उसकी माँ जो है उसके पास आएगी, उसको उसका पेट भरेगी। ठीक है, तो ये जो है एक तरह की यांत्रिक प्रेरणा हो गई। और इस प्रेरणा को जो है अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए होता है ये। ठीक, अल्पकालिक थोड़े समय के लक्ष्य जो होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए यांत्रिक प्रेरणा का यूज़ किया जाता है। और इसमें समाकलनात्मक एक प्रेरणा होती है, उसमें क्या होता है, समाकलनात्मक प्रेरणा जो होती है ये जैसे आंतरिक कार्य को, जैसे कोई व्यक्तिगत मूल्य है, ठीक है, या रुचि है, उसको प्रेरित करने के लिए। जैसे कि आपका मन है कोई चीज़ करने के लिए, आप उसको कर रहे हो, ये आपका समाकलनात्मक प्रेरणा हो जाएगी। जैसे एक बच्चा है, उसको वो किताब पढ़ता है, उसको कहानी बहुत पसंद है तो वो एक कहानी की किताब पढ़ता है, तो ये आपका जो है समाकलनात्मक प्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये देखिए बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीख लेते हैं। देखिए उनको भाषा सीखना वहाँ की ये एक ज़रूरी है, नहीं सीखेंगे तो वो वहाँ सरवाइव कैसे कर पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका आ जाएगा यांत्रिक प्रेरणा। यांत्रिक प्रेरणा हो जाएगी, क्योंकि यांत्रिक प्रेरणा मतलब कुछ मिलने के लिए, कुछ चाह हमें कुछ कार्य करना। ठीक, अब जो है विदेश में नौकरी लगी है, अब वहाँ पर जाना और वहाँ की भाषा सीखना ये उसका ज़रूरी काम है। ठीक, वहाँ पे जाएगा, बोलेगा, तभी उसको कुछ मिलेगा, तो ये आपका एक यांत्रिक प्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पे शास्त्रीय भाषा के बारे में बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा है। तो इसमें आपको जो है एक अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी, इसमें आप ये क्वेश्चन देख लेंगे तो, और देख लीजिए ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, तो इसमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है, पहले तो ये जानिए कि शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है। तो शास्त्रीय भाषा में आपकी तमिल आ जाएगी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया, ये आपकी 6 जो हैं ये आपकी ऐसी शास्त्रीय भाषा हैं जो 2024 के पहले जो है शास्त्रीय भाषा में जोड़ी गई। शास्त्रीय भाषा मतलब जो है प्राचीन काल से ही सभ्यता में आई हुई हैं। ठीक, बहुत दिनों से सभ्यता में प्रयोग की जा रही हैं, प्राचीन संस्कृति या सांस्कृतिक धरोहर के रूप में होती हैं ये। ठीक, सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक होती हैं, जो उसी को शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। और इसका विशेष जो है ऐतिहासिक महत्व, समृद्ध साहित्य और गहरी परंपराओं के कारण इसे शास्त्रीय का दर्जा भी दिया गया है। तो ये 6 भाषाएं जो हैं, इसमें से तमिल जो है ये आपका 2004, तमिल जो है ये आपका 2004 में मानी गई। तेलुगु जो है यहाँ पे जगह नहीं, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा,
2008 में, 2008 में तेलुगु, मलयालम जो है आपका 2013 में, कन्नड़ जो है आपका 2008 में, और संस्कृत जो है 2005 में ली गई। फिर आपका उड़िया जो है 2014 में। ठीक, और इसके बाद ये आपकी 6 हो गई। ठीक, अभी पांच ऐसी और हैं जो आपकी अभी जो है इंक्लूड हुई हैं। ठीक, 2024 में। तो इसको देख लीजिए, 2024 में आपका मराठी, बंगाली, असम, पाली और प्राकृत, ये जो है आपका पाली और प्राकृत, ये 5 जो हैं आपकी 2024 में शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित की गई। ठीक है, शास्त्रीय भाषा मतलब जड़ों को समझने का माध्यम होती हैं ये, सांस्कृतिक और इतिहास को जीवित रखती हैं ये शास्त्रीय भाषाएं। तो कुल मिलाकर शास्त्रीय भाषा 11 हैं, 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं कुल। ठीक है, तो आपका इसमें कह रहे हैं कि शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित नहीं है हिंदी, हिंदी आपका शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित नहीं है। बाकी तमिल, संस्कृत और तेलुगु, ये तीनों जो है आपका शास्त्रीय भाषा में आती हैं। तमिल जो है ये आपका 2004 में, और आपका ये संस्कृत 2005 में, और ये तेलुगु है ये आपका 2008 में सम्मिलित किया गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।